अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन के बारे में है। टाइम डोमेन एनालिसिस में कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको पढ़ना लाजमी है। वो पैरामीटर कौन से हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इन पैरामीटर्स में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डिले टाइम। तो सबसे पहले हम डिले टाइम को देखते हैं। डिले टाइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फ्रॉम द ज़ीरो इंस्टेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय टी.डी. अगर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो और उसका जो रिस्पांस हो उसकी फाइनल वैल्यू लेट सपोज 1 हो, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है कि इस सिस्टम की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू वो 1 है। तो इस फाइनल वैल्यू के हाफ तक पहुंचने में जो रिस्पांस टाइम लेता है वो टाइम हमारे पास क्या है? डिले टाइम है। जिस तरह आप लोगों को यहाँ इस फिगर में नज़र आ रहा है, ये 1 हमारे पास फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम की और ये है अंडर डैम्प्ड रिस्पांस की। तो 1 का हाफ क्या है? 0.5। इस 0.5 तक पहुंचने के लिए जो सिस्टम का रिस्पांस है वो जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टी.डी. यहाँ पे 0 से लेकर इस टी.डी. तक जो टाइम है वो हमारे पास क्या है? डिले टाइम है। इसकी जो इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड रिस्पांस के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये c of t is equal to 1 minus e power minus delta omega n t divided by 1 minus delta square whole under the root into sin omega dt plus theta। ये हमारे पास एक अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस है, टाइम डोमेन रिस्पांस है। इसके लिए अगर हम जो डिले टाइम है वो कैलकुलेट करना चाहें तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे टी.डी. इज इक्वल टू 1 प्लस 0.7 डेल्टा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो ओमेगा डी है वो हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के? ओमेगा एन अंडर द रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। तो ओमेगा डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहे तो वो क्या होगी? अंडर द रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो इस फार्मूले से हम डिले टाइम को निकाल सकते हैं अगर हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो गिवन हो और डेल्टा ओमेगा एन की वैल्यू हमें गिवन हो। जो दूसरा पैरामीटर है हमारे पास वो क्या है? राइज टाइम। राइज टाइम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पांस टू राइज फ्रॉम 0% to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। राइज टाइम हमारे पास वो टाइम है जिसमें जो सिस्टम का रिस्पांस है वो 0% से 100% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंचता है। ये डेफिनेशन हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम अगर ना हो, ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो, तो उस केस में हमारे पास जो राइज टाइम होगा वो क्या होगा? उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये 0% और 100% रिप्लेस हो जाएंगे 10% to 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब जो सिस्टम है वो 10% से 90% तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं? राइज टाइम। अब हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पांस है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस हमारे पास यहाँ पे गिवन है अंडर डैम्प्ड केस के लिए। तो वो रिस्पांस यहाँ पे गिवन है। इसका जो पिछले केस में हमने फॉर्म देखा था वो ये था। यहाँ पे ये जो y जैसा शक्ल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये असल में डेल्टा है, डेल्टा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या है? अंडर डैम्प्ड सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस है। अब हमारे पास जो राइज टाइम है उस पे हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस किस चीज़ के इक्वल है? 1 के इक्वल है। यहाँ पे ये जो टी आर है इसका इस पे
हमारे पास जो रिस्पांस है वो 1 के इक्वल है, तो सी ऑफ टी इज़ इक्वल टू सी ऑफ टी आर इज़ इक्वल टू 1। मतलब जो राइज टाइम है उस पे सी ऑफ टी की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर यहाँ पे हम टी की जगह टी आर पुट करें तो यहाँ सी ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 0 रह जाएगा। ये जो टर्म है ये भी दूसरी साइड पे डिवीजन में जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 ये रह जाएगा। अब हमें पता है कि साइन का जो फंक्शन है वो सिर्फ 0 पे 0 वैल्यू देता है, पाई पे देता है 2 पाई, 3 पाई पे देता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है साइन ऑफ फाई अगर 0 हो तो फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फाई की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर 0 यहाँ पे हम पुट करें तो साइन ऑफ फाई 0 आएगा, फाई पुट करें तो साइन ऑफ फाई 0 आएगा, अगर 2 पाई पुट करें तो साइन ऑफ फाई की वैल्यू 0 हो गया। मतलब जो एंगल है उसकी इन वैल्यूज़ के लिए साइन का फंक्शन 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ पाई पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो साइन ऑफ पाई है वो 0 की इक्वल है, तो इस एंगल को हम पाई के इक्वल कंसिडर करते हैं कि साइन ऑफ दिस होल एंगल इज इक्वल टू पाई, तब इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सारे का सारा एंगल हम पाई के इक्वल कंसिडर करते हैं। तो ये ओमेगा डी टी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। अब हमारे पास जो ओमेगा डी है टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस फाई, ये जो यहाँ पे प्लस फाई है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस फाई या माइनस थीटा। तो ये ओमेगा डी उस साइड पे डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारे पास जो राइज टाइम का इक्वेशन है वो क्या आएगा, टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। तो ये हमारे पास टी आर की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा डी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर, तो टी आर का जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगा। इसमें जो थीटा है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय डेल्टा। ये थीटा की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे। तो ये हमारे पास राइज टाइम का इक्वेशन है कि राइज टाइम को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। अब आते हैं पीक टाइम की तरफ। पीक टाइम हमारे पास कौन सा टाइम है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द पीक वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय टीपी। यहाँ पे आप लोगों को ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसमें जो पीक वैल्यू है वो ये बन रहा है, जो फर्स्ट पीक वैल्यू बन रही है। तो 0 से इस वैल्यू तक पहुँचने में रिस्पॉन्स जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम पीक टाइम कहते हैं। मतलब जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो 0 से शुरू होता है और फर्स्ट पीक वैल्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है उसको पीक टाइम कहते हैं। अब एट t इज इक्वल टू टी पी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्स इज 0। आप लोगों को याद होगा कि जो मैथमेटिक्स में हम मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालते हैं तो वो किस तरह निकालते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो रिस्पॉन्स का फाइंड कर लेते हैं और उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है t इज इक्वल टू टी पी पे वो हमारे पास क्या होगा, 0। इस पॉइंट पे अगर आप लोग ग्राफ को भी देखें तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है, जो रेट ऑफ चेंज है वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इस सिस्टम का रिस्पांस है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पांस है सेकंड ऑर्डर। अब इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये जो 1 है ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
ये वाला जो टर्म है इसका टाइम के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल बनता है डिफरेंशिएशन का वो इस पे लगेगा। वो क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का साइन लगता है और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इधर आ गया और इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। ये चूँकि साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा है तो ये कॉज ओमेगा डी टी प्लस थीटा बन जाएगा और साथ इस एंगल का जो डेरिवेटिव है वो ओमेगा डी आता है तो वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे इस इक्वेशन से हमने लगा दिया। अब फर्स्ट फंक्शन को डेराइवेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास जो t आ रहा है वो सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल में आ रहा है। इस एक्सपोनेंशियल को हम कैसे डेराइवेट करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ लग जाएगा और इसका जो पावर है उसको हम डेराइवेट कर लेंगे तो वो यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट से वो माइनस डेल्टा ओमेगा n आता है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के का जो रिस्पांस है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हमने जो पीक वैल्यू है वो किस टाइम पे आएगी, t इज इक्वल टू टी पी पे, और वो कौन सी वैल्यू होगी, t इज इक्वल टू टी पी पे हमारे पास ये डेरिवेटिव जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में, इस डेरिवेटिव वाले इक्वेशन में t की जगह टी पी पुट करें तो ये जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमने t इज इक्वल टू टी पी लगा दिया और साथ ही इस डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट किया। अब ये वाली जो टर्म है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये उधर डिवीजन में चली जाएगी तो यहाँ पे ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को इस माइनस साइन के साथ ये जो टर्म थी वो उस साइड पे जाके ज़ीरो हो गई, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या रह गया, ओमेगा डी की जगह अगर हम इसकी वैल्यू लगा दें तो वो ओमेगा एन अंडर द रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बनता है और साथ ये जो कॉज वाली टर्म है ये यहाँ पे लग गया और डेल्टा ओमेगा एन हमारे पास यहाँ पे आ गया, साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा ये अपनी जगह यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये होल जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो की इक्वल है। अब ओमेगा एन को अगर हम इससे कॉमन निकालें और उसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ओमेगा एन भी यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इस वाले टर्म से ओमेगा एन को कॉमन निकालें, इसमें भी ओमेगा एन आ रहा है और इसमें भी ओमेगा एन आ रहा है, इसको कॉमन निकालें और जिस तरह ये टर्म दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो गया था इसी तरह ये वाली टर्म भी इधर ज़ीरो के डिवीज़न में आएगी और ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे रह गया 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट कॉज ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा माइनस डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, तो डेल्टा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा के, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, अगर इसको हम साइन कह लें तो ये जो डेल्टा है ये हमारे पास कॉस की इक्वल हो जाएगा, तो ये इसकी जगह हमने साइन थीटा लगा दिया और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, कॉस थीटा लगा दिया। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा को हम अल्फा कह लें और इस पूरे एंगल को बीटा कह लें, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन रही है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये थीटा और थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे
तो हमारे पास साइन ऑफ माइनस ओमेगा डी टी पी इज इक्वल टू 0। तो साइन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, अगर एंगल के साथ माइनस हो तो वो इस एंगल से बाहर साइन के साथ आ जाता है। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, तो ये माइनस साइन ओमेगा डी टी पी इज इक्वल टू 0। तो इससे हम अगर साइन का फंक्शन पाए पे 0 आता है तो इस एंगल की जगह हम पाए लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे का पूरा एंगल है ये पाए के इक्वल है। तो ओमेगा डी टी पी इज इक्वल टू पाए, तो टी पी इज इक्वल टू पाए डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी की जगह अगर हम इसकी वैल्यू लगा दे तो ओमेगा एन 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट, ये पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट, ये हमारे पास इक्वेशन में आ जाएगा। इसके बाद जो टाइम है, जो पैरामीटर है, वो क्या है? सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम की डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम required for the response to reach the steady state and stay within the specified tolerance bands around the final value। ये कौन सा टाइम है कि ये जो हमारे पास रिस्पांस है ये स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंच जाता है, और स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने के बाद ये एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस, मतलब ये 1 जो है ये हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये इससे एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है ये रिस्पांस मूव करता रहेगा। तो इस स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड जो है इस तक पहुंचने में ये जो टाइम लेता है रिस्पांस, वो क्या है? वो टाइम हमारे पास सेटलिंग टाइम है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जो 1 से ऊपर 1.05 है और ये 1 से नीचे जो है 0.95 है। तो ये कितना परसेंट बन रहा है टॉलरेंस, मतलब 1 से कितना ज़्यादा और कितना कम? तो ये 5% बन रहा है। 5% ऊपर है, 5% नीचे है, तो हमारे पास जो टॉलरेंस यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है? 5%। तो हमारे पास जो जनरली टॉलरेंस बैंड्स होती हैं वो 2% से लेकर 5% तक होती है। तो 5% के लिए तक पहुँचने में जो सिस्टम है वो थोड़ा जल्दी पहुँचेगा, तो हमारे पास जो 5% के लिए सेटलिंग टाइम है वो थोड़ा कम आएगा बनिस्बत 2% के। जो 2% है उस तक पहुंचने के लिए फिर सिस्टम को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस के लिए जो सेटलिंग टाइम है वो दिया हुआ है, TS इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा n इज इक्वल टू 3 टॉ। इस 1 ओवर डेल्टा ओमेगा n को अगर हम टॉ से डिनोट करें, ये हमारे पास क्या है? इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है। तो इसको हम 1 ओवर ओमेगा डेल्टा ओमेगा n की जगह टॉ लगा देंगे, तो ये 3 टॉ के इक्वल है। मतलब 3 टाइम कांस्टेंट चाहिए होंगे 5% टॉलरेंस बैंड तक पहुंचने के लिए। और जो हमारे पास सेटलिंग टाइम फॉर 2% है वो इसकी निस्बत ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इसको 2% टॉलरेंस बैंड में पहुंचने के लिए, वो है 4 टॉ। और टॉ हमारे पास क्या है? टाइम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1 ओवर डेल्टा ओमेगा n है। तो ये हमारे पास क्या था? सेटलिंग टाइम था। अब आते हैं पीक ओवरशूट की तरफ। ओवरशूट क्या है? ये जो हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस है, जब ये स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचता है तो ये अंडर डैम्प्ड केस में ये स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच के इसके इक्वल नहीं हो जाता, इस पे स्टेबल नहीं हो जाता, बल्कि ये स्टेडी स्टेट वैल्यू से ऊपर चला जाता है। अब ये कितना ऊपर जाता है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ओवरशूट कहते हैं। तो
पीक ओवरशूट हमारे पास क्या है, MP इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द रिस्पांस एट पीक टाइम फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्पांस। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो 1 यहाँ पे है। इस जगह से लेके इस वैल्यू तक पहुंचने के टाइम, मतलब TR से लेके TP तक की जो वैल्यू है, इन दोनों की जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास पीक ओवरशूट है। मतलब वैल्यू C ऑफ T की वैल्यू TP पे माइनस फाइनल वैल्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीक ओवरशूट कहेंगे। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो MP जो पीक ओवरशूट है वो हमारे पास इक्वल है C ऑफ TP माइनस C ऑफ इन्फिनिटी। C ऑफ इन्फिनिटी क्या है, फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू है, और वो क्या है, 1 है। ये सिस्टम जब टाइम बहुत ज़्यादा गुजरेगा, इन्फिनिटी टाइम गुजरेगा, इन्फिनिटी मीन बहुत लार्ज टाइम जब गुजरेगा, तो ये जो सिस्टम का रिस्पांस है ये 1 के साथ यूं फ्लैट हो जाएगा। तो इसकी फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, 1 है। तो पीक ओवरशूट हमारे पास क्या है, पीक TP पे जो इसकी वैल्यू है माइनस जो फाइनल वैल्यू है। तो हमारे पास अगर जो अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस था उसमें हम T की जगह TP को लगा दे तो सिस्टम का रिस्पांस U बन जाएगा। अब TP पे की जो वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी वो क्या थी, ये TP इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा D। तो उस इक्वेशन में अगर हम TP की जगह पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा D को लगा दे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ U बन जाती है। ये जो TP इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा D है, ये लगाएंगे तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। जहाँ पे ये TP आ रहा था वो क्या बन जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा D। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ओमेगा D और ओमेगा D कैंसिल हो गई, तो ये क्या रह गया, साइन पाई प्लस थीटा। अब किसी भी एंगल में अगर हम पाई का शिफ्ट दे साइन में तो वो माइनस साइन बन जाता है। तो ये जो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई है वो इक्वल है माइनस साइन ऑफ थीटा के, तो इसकी जगह हमने क्या लगाया, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास C ऑफ TP की वैल्यू आ गई। अब इस साइन ऑफ थीटा की जगह अगर हम इसकी वैल्यू लगा दें 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, तो C ऑफ TP की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। अब आते हैं C ऑफ TP और C ऑफ इन्फिनिटी। C ऑफ इन्फिनिटी हमें पहले से पता है कि वो क्या है, 1 है, और C ऑफ TP की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो पिछले स्लाइड में अगर हम जाएं तो ये जो MP है वो किसके इक्वल है, C ऑफ TP माइनस C ऑफ इन्फिनिटी। तो इसमें अगर हम C ऑफ TP माइनस C ऑफ इन्फिनिटी दोनों की वैल्यू लगा दें तो हमारे पास ये जो MP की इक्वेशन है वो U बन जाएगी, 1 माइनस e पावर माइनस डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये हमारे पास C ऑफ TP है, और C ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो माइनस C ऑफ इन्फिनिटी माइनस 1। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए। MP की वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, ये आ गई e पावर माइनस डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये MP है, पीक ओवरशूट है। परसेंटेज पीक ओवरशूट अगर हम निकालें तो वो क्या है, MP डिवाइडेड बाय C ऑफ इन्फिनिटी इनटू 100%। तो परसेंट MP में अगर यहाँ पे हम MP की वैल्यू पुट करें C ऑफ इन्फिनिटी तो हमें पता है कि वो 1 है, तो परसेंट MP हमारे पास आएगा e पावर माइनस डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अंडर द रूट इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या है, जो परसेंटेज पीक ओवरशूट है उसकी वैल्यू है। अब इन सारी वैल्यूज़ के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें
हमें ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो इन सारी वैल्यूज़ को एक ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। तो हमें कहा गया है कि ये जो सेटलिंग टाइम है, पीक टाइम है, राइज टाइम है, डिले टाइम है और पीक ओवरशूट है, परसेंट पीक ओवरशूट, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। तो वो हम किस तरह करेंगे? तो ये जो रिस्पॉन्स हमें गिवन है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है, इसको हम इक्वेट करेंगे जो स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन है अंडर डैम्प्ड क्लोज लूप सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो इससे अगर हम इसको इक्वेट करें तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करेंगे। ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ भी s स्क्वायर है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है? डेल्टा ओमेगा n। डेल्टा ओमेगा n आ रहा है। तो डेल्टा ओमेगा n हमारे पास ओमेगा n की वैल्यू अगर हम 2 कर लें और डेल्टा की जगह हम 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये दोनों कैंसल होके क्या देते हैं? 1 देते हैं। तो वो 1:2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2s के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि जो ओमेगा n है वो हमारे पास क्या है? 2 है और जो डेल्टा है वो हमारे पास क्या है? 1/2 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लगाएंगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। ओमेगा n को हम 1/2 इसलिए नहीं ले रहे कि फिर हमें डेल्टा की वैल्यू जो है वो 2 लगानी पड़ेगी और हमें पता है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या है? 0 to 1 होती है, उसको हम 1 से ग्रेटर वैल्यू नहीं दे सकते। तो डेल्टा को हमने 0.5 यानी 1/2 पुट किया और तो ओमेगा n हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये ओमेगा n की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो इससे हम अगर ओमेगा d जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करें, ओमेगा n हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n इंटू अंडर द रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। तो हमारे पास ओमेगा d की वैल्यू, इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ओमेगा n की जगह हमने 2 लगा दिया, डेल्टा की जगह ये 0.5 लग गया। तो ओमेगा d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1.732 रेडियन पर सेकंड। अब इसके बाद हम इसी डेल्टा को यूज़ करते हुए जो थीटा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? कॉज इनवर्स ऑफ डेल्टा। तो कॉज इनवर्स ऑफ डेल्टा से हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो ये आ गई। ओमेगा n हमारे पास आ गया, डेल्टा हमारे पास आ गया, ओमेगा d हमारे पास आ गया। तो अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले डिले टाइम को देख लेते हैं। उसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो 1 माइनस 0.7 डेल्टा डिवाइडेड बाय ओमेगा n। तो डेल्टा और ओमेगा n की वैल्यू हमारे पास है, वो पुट करेंगे तो हमारे पास टी डी की वैल्यू ये आ जाएगी। राइज टाइम के लिए फार्मूला ये है, इसमें ओमेगा डी की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास जो टी आर है वो ये आएगा। इसी तरह अगर हम पीक टाइम को देखें तो उसमें भी जस्ट हमने क्या लगाना है? ओमेगा डी की वैल्यू लगानी है। तो हमारे पास जो पीक टाइम है वो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद हमने पीक ओवरशूट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज उसका निकालना है, परसेंट पीक ओवरशूट। तो उसके लिए ये फार्मूला है। इसमें डेल्टा की जगह 0.5 लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। उसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट MP जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 16.32% इसका परसेंट पीक ओवरशूट आ रहा है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो टाइम डोमेन एनालिसिस में यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास इस लेक्चर में हमने वो कवर कर लिए। शुक्रिया।